जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला के लिए तमाम हम्द सना और तारीफ है। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है और उसका जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है कि उसने अपनी कमाल मेहरबानी से और इस ऐवान में फ्रंट बेंचेस पर तशरीफ फरमा कायदीन और हमारे तमाम इन साथियों की काविश, कमिटमेंट और करोड़ों अवाम लोग पाकिस्तान में उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने आज पाकिस्तान को बचा लिया है। और जनाब स्पीकर, ये तारीख में पहला मौका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन कामयाब हुई और हक की कामयाबी हुई और बातिल को शिकस्त हुई। मैं समझता हूं जनाब स्पीकर, आज के दिन पूरी पाकिस्तान की कौम के लिए एक अजीम दिन है कि इस ऐवान ने एक सिलेक्टेड वजीर आजम, झुर्रू की पैदावार वजीर आजम को आइन और कानून के जरिए अपने घर का रास्ता बताया है। और अवाम की ये खुशी का और क्या इसकी मिसाल हो सकती है कि आज पाकिस्तान में रुपया डॉलर के मुकाबले में 8 रुपए ऊंचा गया है। 190 से वापस 182 पे आया है। तो ये 8 रुपए कम हुए हैं। जो शख्स ये कहता था कि रुपया 1 रुपया भी ऊपर जाए तो वजीर आजम करप्ट होता है, ये 8 रुपए नीचे गया है। तो इसको आप क्या कहेंगे मासवाए अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का इस ऐवान पर भरपूर एतबार और एतमाद। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी तरफ से और पूरे इस ऐवान की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आइन शिकनी को कलअदम करार दिया और उन्होंने नजरिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और आइंदा के लिए भी अब कोई नजरिया ज़रूरत का सहारा नहीं ले सकेगा। मैं समझता हूं कि हमें इस हवाले से वो दिन जब अदालत उज़्मा ने ये यूनानिमस फैसला दिया, उस दिन को पाकिस्तान की तारीख में आइन की सरबुलंदी और पार्लियामान की सरबुलंदी का दिन हमेशा मनाना चाहिए और उसको यादगार दिन तस्वर करना चाहिए। जनाब स्पीकर, आज भी आपने देखा और पिछले एक हफ्ते से ये ड्रामा चल रहा था और कितनी ढिठाई के साथ झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा था कि पता नहीं कौन सा खत आया, कहां से आया, और उसमें उसके अभी तक कल भी यहां पर डिप्टी स्पीकर साहब ने कल भी वो खत लहराया और कहा कि ये ले ली, परसों जी ये ले लीजिए, और सेक्रेटरी साहब को कहा कि ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को दिखा दें। ना मैंने वो खत देखा अभी तक, ना मुझे किसी ने दिखाया। ये है वो ड्रामा और झूठ और फ्रॉड जो इस ऐवान के साथ नहीं बल्कि पूरी कौम के साथ किया जा रहा है। इस हवाले से जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि दूध का दूध
और पानी का पानी हो जाना चाहिए। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता। हकीकत यह है कि मेरी, वैसे तो हम मिलते रहते हैं, लेकिन इस हवाले से पीपल्स पार्टी के ज़ोमा जनाब आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की मेरी मुलाकात मार्च के अवाइल में होती है। ये 8 तारीख का जो फ्रॉड बयान करते हैं, मेरी इनसे मुलाकात तो उससे कई दिन पहले होती है और हमने आपस में ये तय किया कि हम इंशाअल्लाह इस बारे में मुशावरत करके फैसला करेंगे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को हम आगे लेके जाएं। चुनाचे 3 मार्च को मियां नवाज शरीफ मेरे कायद ने मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की। पीपल्स पार्टी ने अपने ताईं अपनी मीटिंग की और हमने बड़े डिस्कशन के बाद ये फैसला किया कि हम इस करप्ट तारीख की, करप्ट इनकॉम्पिटेंट लेड बैक हुकूमत के खिलाफ हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। फिर हम पीडीएम में गए और पीडीएम में इसका फैसला हुआ और इस तरह 8 मार्च को ये करारदाद जमा कराई गई। जनाब स्पीकर, ये कहते हैं कि खत 7 मार्च को आया। जिस तरह मैंने हकायक बताए हैं कि हमारी मीटिंग्स उससे कई दिन पहले हुई और हमारे फैसले उस दिन कई दिन पहले हो चुके थे, मैं समझता हूं कि मैं इस बात की मजीद तह में नहीं जाना चाहता। कौम को, पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को इस बात का हक हासिल है। इस पार्लियामान के ऑनरेबल मेंबर्स के एक एक मेंबर को इस बात का पूरा हक हासिल है कि वो जानना चाहते हैं कि ये हकीकत है क्या, और अगर ये झूठ है, जो यकीनन है, तो फिर इस पार्लियामान के सामने आना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए ताकि ये बहस और ये डिबेट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए मैं आज आपकी तवज्जो से इस पार्लियामान की खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैं बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है, वहां पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें डीजी ISI हो, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों और जिसमें वो सफीर हों जिन्होंने ये खत लिखा और उसके बाद ब्रसल्स उसकी ट्रांसफर हो गई। मैं समझता हूं कि हमें फिलफौर हमें इसमें कतअन देर नहीं करनी चाहिए ताकि पूरी कौम को पता चले। और मैं आज जनाब स्पीकर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं अपनी तरफ से और बिला खौफ तरदीद इन कायदीन की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर, जनाब स्पीकर, अगर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस खुदा न खास्ता आ जाए कि हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए या खुदा न खास्ता बैरूनी किसी ताकत के हमें वसाइल मिले, जिस तरह के फॉरेन फंडिंग में साबित हो चुका है, ये अगर खुदा न खास्ता एक धेले की कहीं ये साबित हो जाए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, तो मैं यहां पर आपको गवाह बनाकर, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूं कि मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, इसलिए मैं समझता हूं कि ये बहस आज खत्म हो जानी चाहिए। मैं इंशाअल्लाह पहली फुर्सत में इन कैमरा सेशन का मैं इंतजाम करा के जनाब को मैं इतला करूंगा। जनाब स्पीकर, मैं एक मरतबा फिर अपने जुमला कायदीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तमाम इत्तेहादी
पार्टीज का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम बाज़मीर अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस सारे मामले में मेरी मुकम्मल रहनुमाई फरमाई। और जनाब स्पीकर, बिलाशुबा हमें इस मौके के ऊपर हमें ज़राए अबलाग, सोशल मीडिया, तमाम सहाफ़ती इदारों, तंजीमों, प्रेस क्लब्स और सिविल सोसाइटी के उन आइन परस्तों, खौफ और लालच से बेनियाज उन अफराद को, उन जमातों को मैं समझता हूँ कि उनका भी हमें दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस बार, इस वक्त आइन और कानून का पूरा साथ दिया और ये जमहूरी अमल को आगे बढ़ने में पूरी मदद की। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुल्क भर की वकला बरादरी, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत तमाम बार्स का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे इस बैटल में हरावल दस्ता थे और उन्हें हर जगह उन्होंने पूरी तरह रहनुमाई की। और जब मौका मिला तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आज खुद उन्होंने पिटिशन दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट ने खुद सो मोटो एक्शन लिया। लिहाजा मैं पूरे मुल्क में कि तूलो अर्ज में फैले हुए लाखों वकला हजरात का मैं अपनी तरफ से और अपने कायदीन की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, मैं आता हूँ बड़े अहम मौजू के ऊपर। मैंने ये कई मरतबा कहा कि कर्ज की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। जिंदगी वही है इंसान जो खुद शबाना रोज मेहनत करके खून पसीना बहाए और खुद अपने पांव पे खड़ा हो। यही पैगाम अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम में दिया, यही सबक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसवा हसना से हमें दिया और यही कायद और इकबाल का पैगाम है। इसके अलावा कोई सर उठा के गलियों और मोहल्लों में चल नहीं सकता। अगर हमने जिंदा रहना है तो एक बावकार और खुद मुख्तार कौम की तरह रहना है। उसके बगैर हम अपना खोया हुआ मुकाम हासिल नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, मैंने ये अर्ज करना है कि बेशक इन 4 सालों में ये तमाम साथी, ये जोमा इनकी बेटियां, हमारी बहनें बेटियां जो यहाँ बैठी हैं और ये सब यहाँ पर लोग जिन्होंने जेलें अपना बर्दाश्त की और झूठे मुकदमात यानी चर्च और भंग जैसे झूठे मुकदमात बनाए गए। बताइए, क्या कोई सोच सकता था कि खुदादाद मुल्क पाकिस्तान में इस तरह की जुल्म और ज्यादती और चीरादस्ती होगी? मगर ये हुआ और किसकी नाक के नीचे हुआ, किसकी हुकूमत के नीचे हुआ जो कहता था कि मैं एक नया पाकिस्तान लेके आऊँगा जहाँ पर इंसाफ का बोलबाला होगा। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि आज हमें हर लिहाज से इस कौम का एहतराम करना होगा और उनका मुहाफ़िज़ बनना होगा। ना कोई गद्दार है और ना कोई गद्दार था। जनाब स्पीकर, और मेरा मानना है कि अगर हमने इस मुल्क की जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है, तो फिर डेडलॉक नहीं डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। फिर जनाब स्पीकर, जख्म को ऊपर मरहम रखना पड़ेगा। फिर मुखासमत से नहीं मुफाहमत से काम लेना पड़ेगा। पाकिस्तान के वसीतर मफाद में और तकसीम नहीं, जो मैं समझता हूं कि तफहीम से काम लेना पड़ेगा। यही अब्दी पैगाम इकबाल ने दिया था, यही पैगाम हजरत कायद आज़म ने दिया था। और जनाब स्पीकर, तब्दीली बातों से नहीं आती। अगर बातों से तब्दीली आनी होती तो 4 साल में तब्दीली की हवा हमें इस दुनिया के सबसे शानदार तरक्की याफ्ता मुल्क में बदल देती। खुदा जाने ये कैसी तब्दीली की हवा चली कि हर चीज़ बर्बाद होकर रह गई, मईशत तबाह हो गई, माशरा तबाह हो गया और माशरा
माशरे के अंदर जहर घोल दिया गया, जिसको मैं आपको अर्ज करता हूं जनाब स्पीकर, अब साल साल लग जाएंगे। उस जहर आलूदा पानी को साफ करने के लिए कई साल लग जाएंगे, और वो इसके बगैर नहीं होगा कि हम में आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद होगा तो हम दोबारा इस मुल्क को उसके असल मंजिल की तरफ हम लेके जाएंगे। वगरना मैं समझता हूं कि फिर मुश्किलात, मायूसी खुदा न खास्ता हमारा मुकद्दर होगी। मैं यहाँ पर अर्ज करना चाहता हूँ कि जनाब स्पीकर, हमारी मुल्क की मईशत इस वक्त इंतहाई गंभीर हालात में है, और ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि कल और आज जो स्टॉक एक्सचेंज और डॉलर के नीचे जाने में और रुपए के ऊपर जाने में उस मालिक का खास कमाल मेहरबानी है, और ये इत्तेफाक और इत्तेहाद इन लीडर्स का है, इन लोगों का है जिन्होंने आज डूबती हुई कश्ती को दोबारा खड़ा करने के लिए अल्लाह ताला ने सहारा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें अंत तक मेहनत करना होगी, हमें खून पसीना बहाना होगा। ये मैं अपने छोटे भाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से, मौलाना असद साहब से, और जनाब खालिद सिद्दीकी साहब से, और अपने बहुत मोहतरम भाई जनाब मैंगल साहब से, और जनाब आगे अली नवाज शाह जी उनसे पहले को बैठे हैं, नहीं अली नवाज शाह साहब बैठे हैं, मक्सी साहब बैठे हैं, मेरे भाई हैदर हुती साहब बैठे हैं, और मेरे भाई दावर साहब बैठे हैं, और बुक्टी साहब बैठे हैं, और इनके साथी। मैं समझता हूं कि ये मैं इनसे गुजारिश करता हूं, और बिल्कुल हम में इत्तेफाक है, अगर हमने इस मुल्क की डूबती हुई कश्ती को बचाना है और दरिया के पार लगाना है, तो खुदा की कसम इसके अलावा कोई और नुस्खा कारगर नहीं साबित हो सकता मां सिवाय इत्तेहाद, 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 मेहनत, मेहनत और मेहनत के। और इसके लिए हम सब अल्लाह ताला बड़ा बोल ना बुलवाए, इंतहाई आजी से उसके हजूर दुआ करते हैं कि वो हमें हिम्मत दे कि हम कोई कसर उठा न रखें, और इंशाअल्लाह ये हालत सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन उस मालिक ने चाहा तो अंत तक मेहनत से ये सूरत हाल ज़रूर बदलेगी। क्यों? इसलिए कि ये मैं समझता हूँ कि इसमें यह पैगाम पिना है, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। उस निज़ाम ज़र को जो अभी दफन हो चुका है, इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी जो इन्होंने 4 साल में पैदा किए हैं, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। भाई बस भाई, और जनाब स्पीकर, ये पता है सबको, प्लीज जरा बात करने दीजिए। जनाब स्पीकर, आप चाहते हैं कि यहाँ, आप नहीं चाहते कार्रवाई चले, प्लीज आप नहीं चाहते कार्रवाई चले जी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और इस बंद का आखिरी शेर है कि ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए कि मैं 300 अरब डॉलर ले आऊंगा, और मैं 1 रुपया अपना तेल की कीमत ऊपर जाएगी तो उस वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, IMF के पास नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। तो फिर अगर ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देनी थी तो इस शेर में अपना है कि ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए। ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए। और जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए।
क्या फरमाया आपने? आपने कुछ फरमाया? आपने जी आपने कुछ फरमाया? आपने नहीं नहीं, अच्छा। आप बात कीजिए। जनाब स्पीकर, आपको याद है कि इसी जी आपको याद है कि इसी फ्लोर पर फर्क ये था कि उस दिन मैं यहां पर था और साबिक वज़ीर आज़म यहां पर थे, और मैंने कहा था, और आप इस बात के गवाह हैं, पूरा ऐवान गवाह है, मैंने जी प्लीज। जी मैंने मिसाके मस्जिद की पेशकश की थी, बड़ी सोच समझ के, मगर उसका जो हश्र हुआ जनाब स्पीकर, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उसको पाया हकारत से ना ठुकराया जाता तो आज पाकिस्तान की मईशत का इतना बुरा हाल ना होता, और फिर उससे अगले साल फिर मैंने दोबारा मिसाके मईशत की पेशकश की, उसका भी हशर नशर वही हुआ जो मैंने एक साल पहले किया था। और जनाब स्पीकर, मैं आपको बिला खौफे तरदीद कहना चाहता हूं, जो कहते हैं कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, अगर इनमें जज्बा होता, अगर इनमें पाकिस्तानियत का जोश होता, और अगर ये जोम में और अपने एक एरोगेंस में ना होते तो उस पेशकश को कबूल करते तो आज क्रेडिट इनको मिलता, पाकिस्तान आगे जा रहा होता, और आज लाखों लोग आज बेरोजगारी के कुएं में धकेले ना जा रहे होते। बहरहाल वो जनाब स्पीकर वक्त गुजर गया, मगर मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान किन हालात से दो चार है। जनाब स्पीकर, दिल पर आप दिल थाम लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, मैं इनको नहीं छुपा सकता, कौम को ये फैक्ट्स मुझे आज बताने हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से रवा माली साल में तारीख का सबसे बड़ा बजट खसारा करने जा रहा है, बजट डेफिसिट। अंदाजा कीजिए, 74 साल तारीख में सबसे बड़ा बजट डेफिसिट होने वाला है। तारीख का सबसे बड़ा तजारती खसारा यानी ट्रेड डेफिसिट होने वाला है, और जो करंट अकाउंट जिसको जारी खातों को उर्दू में कहते हैं, बदकिस्मती से करंट अकाउंट डेफिसिट भी तारीख का सबसे बड़ा खुदा न खास्ता होने जा रहा है। महंगाई अपने अरूज पर है, 60 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और 2 करोड़ लोग खते इफलास से नीचे धकेले जा चुके हैं, और 1 करोड़ 35 लाख जिन उस सोते हैं। तो जनाब स्पीकर, समझ नहीं आती कि इनको नींद कैसे आती थी कि यहां पर लाखों करोड़ों बच्चे भूख रोटी के बगैर सोते थे। ये किस तरह रात को सोते थे, किस तरह इनको इनका ज़मीर इनको इजाजत देता था। लेकिन इन इजाजत देता था जी, लेकिन इन बच्चों का कर्ज अब हम सबको मिनहजुल कौम ये कर्ज हमें अदा करना होगा। 3.25 साल में जो अशिया की कीमतें जहां पहुंच गई हैं, कुछ सोच नहीं सकता था। आज एक आम आदमी को अपना जिस्म बरकरार रखना मुहाल हो चुका है। जनाब स्पीकर, और तारीख के इन 3.25 सालों में जो अभी मैं फिक्र दूंगा, 3.25 सालों में जो कर्जे लिए गए हैं वो होशरुबा है। इंसान दंग नहीं, उसकी अकल मऊफ हो जाती है कि 3.5 साल में इतने खरबों के कर्जे लिए और ईंट एक नहीं लगी। तख्तियां के ऊपर तख्तियां लगी गई, तख्तियां बदली गई, चाहे वो सिंध की वादियां हैं या बलूचिस्तान है या KPK है या पंजाब है, अपनी तरफ से एक ईंट नहीं लगाई।
और जनाब स्पीकर, शहीद लियाकत अली खान से लेकर 2018 में 71 साल में मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने 2018 तक 25,000 अरब रुपए कर्ज लिए थे। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इमरान नियाज़ी की हुकूमत के इस 3.5 साल या पौने 4 साल के इस अरसे में इसमें 20,000 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। 20,000 अरब रुपए का, जो कि 80% इजाफा है पाकिस्तान की तारीख के कुल कर्जों का। जनाब स्पीकर, दिल दहल जाता है जब इस तरह की तस्वीर कशी होती है। मैं समझता हूं कि आपको यह भी इल्म है कि पिछले माह हमारे जो वसाइल, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं बड़े स्केर्स, बहुत महदूद, उसमें $500 मिलियन की कमी आई। और गुज़िश्ता इस हुकूमत ने गंदम और यूरिया को स्मगल करवाया और किसान बेचारे पूछते, यहां पर किसान बैठे हैं, वो करोड़ों किसान पाकिस्तान में वो मारे मारे फिरते रहे, उनको खाद नहीं मिली। और उनके जो एजेंट्स थे, फ्रंटमैन, उनके जरिए महंगी तरीन खाद उनको दी गई। तो फिर ये कोई खबर नहीं है कि आज जो पाकिस्तान, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जो नेट एक्सपोर्टर था गंदम और चीनी और दूसरे अशिया का, आज बदकिस्मती से नेट इंपोर्टर बन चुका है। आटा 35 से 100 रुपए पहुंच गया, चीनी 52 रुपए 2018 में 100 रुपए पे पहुंच गई। मैं क्या क्या आपको यहां पर बात करूं, क्योंकि मुझे यहां पर बड़ी अहम बातें करनी है। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि इनके दौर में सनतों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो गया और लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए और ये लहलहाते खेत ये जर्द पड़ गए। इसलिए मैं आज अपनी तरफ से और इन ज़ौमाओं की हवाले से कहना चाहता हूं कि आज इंशाअल्लाह हम तरक्की के एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं और हम मां के, बेटियों के दुख दर्द का मुदावा करेंगे, किसान और मजदूर के पसीने का हक अदा करेंगे। और यही हमें कुरान करीम ने हुक्म दिया है, जनाब स्पीकर, के यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत रखो। और यही हमारे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना है। आज मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि सर विंस्टन चर्चिल ने 1940 में दारुल अवाम में खिताब किया था और यह कहा था कि आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वेट। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि आज जिस जगह पर माजी की हुकूमत ने मुल्क को छोड़ा है, हमारे पास आंसुओं और आहों और खून देने के अलावा कौम को कुछ नहीं बचा। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरा ईमान है कि अगर हिम्मत होगी, अल्लाह से हम रहम मांगेंगे और मेहनत करेंगे तो ये पाकिस्तान की हालत जरूर बदलेगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता था और हमेशा कहता हूं कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। और जनाब स्पीकर, यही वो वाहिद रास्ता है जनाब स्पीकर। मगर जहनों में सवाल पैदा होगा और होता है। ये जो गैलरीज में हमारे भाई बहनें और बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं, 22 करोड़ अवाम ये सवाल करेंगे कि शहबाज शरीफ, तुम खादमे पाकिस्तान बनकर ये बातें अब कर रहे हो, ये बताओ कि ये होगा कैसा, ये किस तरह होगा, ये किस तरह ज़हूर पजीर होगा, ये किस तरह इम्प्लीमेंट होगा। तो उसका मैं बड़े अदब से जनाब स्पीकर आपकी खिदमत में और आपके तोसत से पाकिस्तान के तूल अर्ज में ये गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। 1974 में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी और आप
आप लोग प्लीज रिफ्रेन करें, एक सीरियस टॉपिक है, सीरियस इशू हो रहा है, तकरीर कर रहे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्लीज अब एक्सेप्ट नहीं होगी आप लोगों के नारेबाजी। शुक्रिया। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तमाम तर दबाव और लालच और तरगीब को बड़े अच्छे अंदाज में एक तरफ रखा। ये नहीं कहा एब्सोल्युटली रिजेक्टेड, ये नहीं कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट बहुत शुक्रिया आपकी इस इमदाद का $5 अरब की, लेकिन पाकिस्तान के करोड़ों अवाम का जो आज अगर मैंने सर खुदा न खास्ता खाक में मिला दिया तो कौम मुझे माफ नहीं करेगी और ये $5 अरब कोई ऐसी रखते। तो उन्होंने उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के उस प्रोग्राम को नुक्ता इंतहा तक पहुंचाया और पाकिस्तान की दफा को हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया। क्या जनाब आसिफ अली ज़रदारी इनके दौर में, सदारत के दौर में, क्या तमाम पार्टियों ने मिलकर 18वीं तरमीम नहीं की थी जिससे सूबों को इख्तियारात और वसाइल बेपनाह मिले? क्या हमने मिलकर मुतफ़क्का तौर पर NFC अवार्ड नहीं दिया था जो आज तक भी स्टे ऑर्डर पर चल रहा है? इनको तौफीक नहीं हुई कि NFC अवार्ड जो नया वो कौम के सामने ले आते। क्यों? जज्बा नहीं था इत्तेहाद का, मिल बैठने का, रूखी सूखी खाने का और गिले गुजारे करके हर एक का इंसाफ के साथ हक देने का। अगर ये जज्बा होता, सादक जज्बा होता तो नया NFC अवार्ड आया होता। तो ये नया जो लास्ट NFC अवार्ड was drawn in 2010 2010 में हुआ जो आज तक चला आ रहा है। तो क्या ये चीज अगर हुई तो आज जो तमाम मुश्किलात हैं उसके बावजूद हम आगे नहीं चल सकते? क्या तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर नेशनल एक्शन प्लान नहीं बनाया था? क्या पूरी कौम ने और तमाम स्टेक होल्डर मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफक्का बयानिया नहीं बनाया था? क्या हमने मिलकर पूरी कौम के साथ और मुशावरत के साथ इलेक्शन के इंतखाबी कवानीन नहीं बनाए थे? क्या हमने सब ने मिलकर पाकिस्तान में CPEC के जरिए $30 अरब की सरमायाकारी नहीं की थी? जनाब स्पीकर, अगर ये सब कुछ हुआ है तो फिर ये भी होगा इंशाअल्लाह। ये कौम बनेगी, अजीम कौम बनेगी, बड़ी ताकतवर कौम बनेगी और हम खड़े होंगे अपने पांव पे। और जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, अपने गरेबानों में झांकें कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं। बेकारी को कौन पूछता है? जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये बड़े आजिज़ी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर पहली सफ में ये बैठे ये लोग, ये कायदीन इकट्ठे हो जाएं और खुदा के साथ ये वादा कर लें और चल पड़ें तो कोई पहाड़ हमारे रास्ते में मुश्किल नहीं होगा, कोई समंदर हमारे रास्ते में मुश्किल नहीं होगा। जनाब स्पीकर, आपको पता है कि बिजली के कारखाने पिछले दौर में बने और अंधेरे खत्म हो गए। 6.1% हमारी इकॉनमी जा पहुंची थी और पहली 20 इमर्जिंग इकॉनमी में पाकिस्तान का नाम शामिल हुआ था। IMF का प्रोग्राम किया गया और मुकम्मल हुआ और फिर 2018 में हम जो पाकिस्तान छोड़ गए थे उसको चीनी भी एक्सपोर्ट होती थी, गंदम भी एक्सपोर्ट होती थी। आज वी हैव बिकम नेट इंपोर्टर्स। जनाब स्पीकर, और इसके अलावा बेशुमार मैं आपका इस हाउस का वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि अस्पतालों में गरीब लोगों के लिए मुफ्त इलाज और अद्वियात नवाज शरीफ के दौर में शुरू की गई और लाखों बच्चों और बच्चियों को, जो यतीम बच्चे और महरूमुल मईशत बच्चे जिनके सरों पर कोई दस्ते शफकत देने वाला नहीं था, लाखों ऐसे बच्चों और बच्चियों को तूल अर्ज में पाकिस्तान के उनको तालीमी वज़ाइफ दिए गए, यूनिवर्सिटियां बनाई गई और अस्पताल बनाए गए। मैं एक मिसाल देता हूं, ये PKLI पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, इसका जो हशर नशर किया गया है, खौफ आता है, खौफ। दिस वॉज मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग जॉन हॉपकिंस ऑफ पाकिस्तान, हर हवाले से, इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। चाहे वो वहां पर बाहर से एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, सर्जन्स, फिजिशियंस, उसकी वहां पर इक्विपमेंट, पैरामेडिक्स, किस किस चीज का मैं नाम लूं, और उसके बाद सिर्फ
इसलिए कि ये नवाज शरीफ के दौर में बना था, उसको बर्बाद कर दिया गया। और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर ये जिगर का वहां पर ट्रांसप्लांट शुरू हुआ। हिंदुस्तान हम भेजते हैं, जिगर हुआ, हिंदुस्तान हम भेजते हैं जिगर के ट्रांसप्लांट के लिए और 50-50 लाख रुपए देते हैं। वो अरबों रुपए बच सकते थे। जनाब स्पीकर, मैं क्या आपको बताऊं और क्या ना बताऊं, दिल बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, लेकिन हिम्मत हारने का सवाल नहीं पैदा होता। हम उठेंगे और उठेंगे और उठेंगे और पाकिस्तान को बनाएंगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, महंगाई के इस दौर में और तकालीफ के इस दौर में शायद रातों रात तो रोम वॉज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, मगर हिम्मत करेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ इस वक्त गरीब आदमी, परेशान और बर्बाद हो चुका, मैं उनकी कुछ अशकशोई के लिए अपने तमाम इस कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। और सूबों के तावन से आइंदा चंद रोज में इस सिलसिले में बाज़ाब्ता हम ज़रूरी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे इंशाअल्लाह। और इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा, जो गुजर गया है इसी महीने से होगा इसका इतलाक इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि तनख्वाहदार तबके के मुश्किलात का अंदाज़ा हमारा सरमायाकार, अल्लाह उनको और हिम्मत दे कि पाकिस्तान में सरमाया लगाएं। हमारे इन्वेस्टर्स, अल्लाह उनको और तौफीक दे कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। एंड वी विल मेक श्योर by the grace of God that we will make Pakistan through wonderful policies of a paradise for investments इंशाअल्लाह। ये जो माजी में 3.25 साल में हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूं कि सरमायाकारी के लिए इंशाअल्लाह हम इसको एक बहुत शानदार मुल्क बनाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं अपने सरमायाकार हजरात से, सनतकारों से कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, पेंशनर्स जो हैं वो शदीद तकलीफ में हैं, क्योंकि पेंशन जो होती है उसके अंदर जो इन्फ्लेशनरी जो ट्रेंड होते हैं उसकी शायद इतनी स्पेस उनको नहीं मिलती। तो लिहाजा एक लगी बदी पेंशन में जब महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ती है और अगर कोई सफ़ेद पोश हो तो फिर उसका खुदा हाफिज। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि पेंशनर्स को इस साबका दौर में नज़रअंदाज किया गया, लिहाजा सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं और ये भी 1 तारीख से लागू होगा। अब इस शहर रमज़ान में हम रोज़ादार को हम क्या आसूदगी मुहैया कर सकते हैं जनाब स्पीकर, उसके लिए मेरे जहन में एक फार्मूला, आजमूदा फार्मूला है कि हम सूबों के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की, अब जितने भी दिन रह गए हैं रमज़ान शरीफ के, पूरे पाकिस्तान की बाज़ारों और महल्लों में जो दुकानें हैं वहाँ पर रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे, ताकि वो जो सस्ता आटा होगा, ताकि वो सस्ता आटा जो होगा अगर उसमें फ़र्ज़ कर लीजिए 100 रुपया, 150, 2 रुपये बचत, 200 रुपये बचत होती है, तो वो बेचारा प्याज, टमाटर, दूध अपने बच्चों के लिए ख़रीद के ले आए। जहाँ पे स्पीकर, हमने सस्ते तरीन बिजली के मंसूबे लगाए, इन्होंने महंगी तरीन एनर्जी, तेल, फर्नेस ऑयल लेके आए और LNG नहीं मंगवाई, जिसकी वजह से महंगी तरीन बिजली पैदा हो रही है। इससे ज़्यादा इस मुल्क का दिवालिया और किस तरह हो सकता है कि सस्ती गैस जो थी उसको ना लेके आए और महंगा तरीन तेल और फर्नेस ऑयल लेके आए, जिससे कि यकीनन बिजली महंगी होनी थी और उसने हमारी बिजली को महंगा किया और कारखानों की और एक्सपोर्टर्स की उन्होंने तबाही कर दी। मैं समझता हूं कि इसको हम इंशाअल्लाह
ज़रूर पूरी कोशिश से एड्रेस करेंगे। जनाब स्पीकर, ये ऐवान वफाक पाकिस्तान का एक खूबसूरत बुके है, गुलदस्ता है। इसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी है और मैं समझता हूँ कि बतौर मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, पहले उसके बाद कोई और हूँ, मैं समझता हूँ कि ये वक्त की आम तरीन ज़रूरत है कि छोटे सूबे जहाँ पर तरक्की जो है वो मफकूद है, उसके जो भी वजूहात थी और वो तरक्की की दौड़ में दूसरे सूबों के मुकाबले में पीछे रह गए, मेरा ये ईमान है, ये मेरा एन आर्टिकल ऑफ फेथ विद मी कि पंजाब बड़ा भाई ज़रूर है मगर पंजाब पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और मेहरान की वादियाँ और KPK है। इसलिए जनाब स्पीकर, अगर ये तीन सूबे पंजाब के हम पल्ला आगे नहीं जाते तो वो फिर पंजाब की तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान की तरक्की करेंगे। ये खादिम पाकिस्तान आपसे वादा करता है कि हम चारों सूबों को साथ लेकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, साबक फाटा के इलाकों समेत बलूचिस्तान और तमाम सूबों के मसाइल और महरूमियों का मैंने जिक्र किया है और इंशाअल्लाह नौजवान नस्ल को इंशाअल्लाह हम उनके हाथों में हम क्लाशनकोफ या खुदा न खास्ता अफ्यून या कोई और नहीं देंगे, उनको मज़ीद लैपटॉप्स देंगे, उनको हुनर देंगे, उनको तालीम देंगे, उनको टेक्निकल एजुकेशन देंगे ताकि वो पाकिस्तान के वो अजीम मेमार बन सकें। और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम बेनज़ीर कार्ड को दोबारा लेके आएंगे और इस मुल्क के अंदर हम जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और बेनज़ीर शहीद कार्ड का इजरा हुआ, उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो नाम बेनज़ीर कार्ड ही रहा। ये शुमी किस्मत, ये कौमी वहादत की एक मिसाल है। भाई अगर किसी ने एक प्रोग्राम शुरू किया, वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई, अपना खून दे गई इस वतन के लिए, तो अगर उसकी यादगार के लिए उस कार्ड का नाम वही रहता तो उसमें क्या बात थी। मगर इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, इसके लिए लार्ज हार्टेडनेस चाहिए, इसके लिए जेनरोसिटी चाहिए। यू हैव टू बी जेनरस। तो जनाब स्पीकर, और फिर इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को बेनज़ीर कार्ड प्रोग्राम को हम इंशाअल्लाह मज़ीद वसअत देंगे और उसको तालीम के साथ मुंसलिक करेंगे ताकि जिनको स्टाइपेंड मिलता है, जिन लाखों करोड़ों बच्चों और बच्चियों को ये स्टाइपेंड मिलता है, उनके बच्चे स्कूलों में जाएं। वगरना अगर हमने उनको ना इसकी तरगीब दी तो देन वी विल बी रेजिंग एन आर्मी ऑफ बेगर्स। नो, वी नीड ग्रेट people, great men, great girls and great boys who should be equipped with knowledge and who should become great Pakistanis to serve this country with modern knowledge and techniques। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह हम मशावरत के साथ आगे बढ़ाएंगे और मैं समझता हूँ कि ये एक सदका जारिया है। यहाँ स्पीकर, खारजा महाज पे हमें बदकिस्मती से पे दर पे हमें, अगर मेरा आखिरी हिस्सा है, अगर नमाज के लिए आप वक्फा कर रहे हैं, आई डोंट नो। अच्छा ठीक जी जी, मैं पढ़ के आया था, मुझे पता था आप तकरीर करना चाहते हैं, दिल खोल के। जनाब स्पीकर, खारजी महाज पे बेपनाह नाकामियां का सामना करना पड़ा और ना हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमारे साथ रहे, दोस्त हमें छोड़ गए और कश्मीर के मसले के हवाले से हम बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। जहाँ स्पीकर, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि चीन पाकिस्तान का एक वफादार, काबिल एतमाद और अमन और दुख और सुख का साथी है। चीन ने पाकिस्तान का न सिर्फ
इक़्तिसादी हवाले से हमेशा साथ दिया, बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर हमेशा हमारा साथ दिया और पाकिस्तान को हमेशा अपना एक हमसाया दोस्त जाना। ये दोस्ती जो है ये हुकूमतों के दरमियान तो रहती है, कोई हुकूमत आए या जाए, ये दोस्ती लाजवाल है। क्यों कि ये दोनों ममालिक के अवाम के दिलों में बसती है। लिहाजा कोई कुछ कर ले, चीन की पाकिस्तान की दोस्ती कोई हमसे छीन नहीं सकता। और पिछली हुकूमत ने इस दोस्ती को कमज़ोर करने के लिए और इस दोस्ती में ज़ौफ़ पैदा करने के लिए जो कुछ किया वो बड़ी एक तकलीफ़देह दास्तान है। बतौर एक पाकिस्तानी और बतौर हम सब पाकिस्तानी इस बात पे हमें बहुत अफसोस है कि इस हुकूमत ने क्यों इस तरह का काम किया कि जिससे कि पाकिस्तान का दरीना दोस्त हमसे दूर हो जाए। यहाँ स्पीकर, मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये दोस्ती ये शानदार दोस्ती है और ये लाजवाल है और ये क़यामत तक कायम रहेगी। कहा कोई कुछ कर ले, ये क़यामत तक कायम रहेगी। और मैं आपको बड़ी आजिज़ी के साथ ये यकीन दिलाता हूँ अपने साथियों के साथ और उनके भरपूर तावन और दोस्ती के साथ और सपोर्ट के साथ कि हम CPEC को इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान स्पीड से चलाएंगे, आगे चलाएंगे, बढ़ाएंगे और अजीम करेंगे। और हम चीनी सदर जनाब शी जिनपिंग और चीनी क़यादत के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। यहाँ स्पीकर, सऊदी अरब हमारा एक दरीना बरादर मुल्क, इंतहाई शफीक मुल्क है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, उस वक़्त पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग चुकी थी। और मैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ सऊदी अरब में था और उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, आप इस वक्त मुश्किल में हैं, आपने अपना एटमी और धमाका किया अपने दफा के लिए, आप फिक्र ना करें, आपकी तेल की ज़रूरियात हम साल पूरा करेंगे, आपको कोई फिक्र होने की ज़रूरत नहीं है। ये है वो सऊदी अरेबिया। और उस हवाले से फिर जनाब स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया कि वी कैन नेगोशिएट कश्मीर प्रॉब्लम विदाउट सऊदी अरेबिया। कितने दुख की बात कि वो मुल्क जहाँ पर खाना खुदा है, जहाँ पर रोज़ा रसूल है, जहाँ पर पाकिस्तान नहीं अरबों मुसलमान दुनिया से वहाँ जाते हैं और खाना खुदा में झुकते हैं और रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देते हैं। और वो सऊदी अरब जिसने हमेशा हमारा साथ दिया, जनाब स्पीकर, उनके बारे में इस तरह की बात करना ये कुछ सोच नहीं सकता था। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें उस जुमले के ऊपर बहुत अफसोस है और हम सऊदी अरब की फ़राग़ दिलाना, शफीकाना मोहब्बत, दोस्ती और इमदाद को ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम ख़ादिम हरमैन शरफ़ैन जनाब सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद के मशकूर हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ हमेशा की तरह खड़े रहे। इसी तरह तुर्की के साथ पाकिस्तान के अजीम रिश्ते हैं, लाजवाल रिश्तों में ये दोनों ममालिक जुड़े हैं। और जनाब रजब तय्यब अर्दवान की सरबराही में तुर्की ने जो तरक्की की है वो बेमिसाल है। और तुर्की वो मुल्क है जनाब स्पीकर जिसने ना आओ देखना ताओ, जब कश्मीर की आज़ादी की बात आई तुर्की सबसे पहले आगे था और पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा। मैं समझता हूँ कि हमें अपने बामी ताल्लुकात को और आगे बढ़ाना है। UAE, मुत्तहिदा अमारात, हमारे हमसाए ममालिक, बहुत हमारे अच्छे शफीक, हमदर्द, दोस्त हमारे ये ममालिक हैं। मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया,
हम इनके भी बहुत मशकूर हैं। इसी तरह कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, तमाम खलीजी ममालिक, तमाम मशरिक़ वस्ता के ममालिक, हमारे उनसे हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे और उनको आगे बढ़ाएंगे। ईरान हमारा हमसाया बरादर मुल्क है और ईरान के साथ हमें मज़ीद ताल्लुकात को बेहतर उस्तवार करना है और तजारती ताल्लुकात को भी आगे बढ़ाना है। जनाब स्पीकर, यूरोपियन यूनियन, जहाँ पर हमारा जो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं 50% इज शिप्ड टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन, और उसके बारे में उसको मतून करना अपनी ज़ात के लिए, जो वज़ीर आज़म अभी जो इस हाउस से उनको अदम एतमाद के वोट से उनको रुखसत किया गया, उन्होंने क्या बयान दिया। मेरे मुंह में वो अल्फाज नहीं आ सकते कि एक उनका क्या बिगड़ा, उनका क्या बिगड़ेगा। बिगड़ेगा हमारा अपना। कितनी मेहनत से अपना लूम्स में धागा बनता है, कपड़ा बनता है, एक्सपोर्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें उनसे भी अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं और GSP प्लस की तजदीद करानी है नेक्स्ट ईयर। मैं समझता हूँ कि इसी तरह जनाब स्पीकर, हमें बरतानिया, जिसके साथ हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं, और ये हकीकत है कि बरतानिया ने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को हमेशा सपोर्ट किया। डेफिड उनका जो इदारा है, अरबों डॉलर, अरबों पाउंड्स उन्होंने साल में पाकिस्तान के चारों सूबों में तालीम और इलाज के लिए दिए हैं। पाकिस्तान के लाखों लोग वहाँ पर आबाद हैं। सो वट एवर हैपेंड इन लंदन हैज़ एन इम्पैक्ट इन इस्लामाबाद एंड वाइस वर्सा। इसलिए मैं समझता हूँ कि बरतानिया के साथ हमें दो तरफा ताल्लुकात को और आगे बढ़ाना है। और जनाब स्पीकर, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी हैं, इसमें उतार चढ़ाव आते रहे, इसमें कोई शक नहीं। कभी कोई ऐसा मौका था जबकि ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, कभी ऐसा मौका था जब ताल्लुकात कन्फ्यूजन की नज़र हो गए, इख्तलाफात हुए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम ताल्लुकात बिगाड़ लें? मैं समझता हूँ कि नहीं। हमें बराबरी की सतह पर, बराबरी की सतह पर हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात इस्तवार हमें करने होंगे। और अमेरिका भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो हैं इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की डिप्लोमेसी जो है, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो अगर हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हमारी ये डिप्लोमेसी जो है वो किसी काम की नहीं होगी। इसलिए जनाब स्पीकर, हमें इस बात का बड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और वहाँ पर आज करोड़ों लाखों मुसलमान वहाँ पर आज शदीद मुश्किलात में वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमें उनके लिए एक आवाज़ और एक ज़ुबान के साथ उनके हक़ में बात करनी चाहिए कि उनको खुराक मिले, अद्वियात मिले। वहाँ पर कैद साली का ख़तरा है, खुदा न खास्ता हालात ख़राब हुए तो देयर विल बी मैसिव एक्सोडस फ्रॉम अफगानिस्तान टू नेबरिंग KPK। तो KPK ने कब और पाकिस्तान ने कब एक अच्छा मेज़बान नहीं बनना पसंद किया? लाखों अफगानियों को हमारे बहादुर गयूर KPK के अवाम ने उनको घरों में बसाया, रखा, खाना दिया, अद्वियात दी, भाई बनाया और मदीना शरीफ की मिसाल उन्होंने याद ताज़ा की। मगर हमारे महदूद वसाइल हैं। हमें अफगानिस्तान में अमन चाहिए ताकि वहाँ से लोग खुदा न खास्ता ना उठे। लिहाजा हमें हर फोरम पर उनके लिए हमें बात उठाना होगी। जनाब स्पीकर, मैं आखिरी 2 पॉइंट्स बात करना चाहता हूँ और वो सेकंड लास्ट पॉइंट है भारत। क्या हमें पाकिस्तान से ही बदकिस्मती से, बिकॉज नेबर्स आर नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, आई मीन इट इज समथिंग यू हैव टू लिव विथ। तो चूंकि हम हमसाए रहे, क्या हमें पाकिस्तान से हम बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात भारत से सही न बन सके? और मैं आज ये कहना चाहता हूँ, ये जो बात करते हैं, मैं यहाँ पर इल्ज़ाम तराशी के लिए नहीं खड़ा हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ने भारत से जब अमन का हाथ बढ़ाया था तो वही नवाज शरीफ था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में असेंबली में वहाँ पर जाकर कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत, उनकी आज़ादी के लिए एक ज़ोरदार, बहुत शानदार, इंस्पायरिंग तकरीर की थी। और आज जो गासबाना कब्जा किया गया फरवरी
अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया, तो मासवाए ये श्रीनगर रोड के अलावा और हमने क्या किया? क्या कोई संजीदा काविश की? क्या कोई सीरियस डिप्लोमेसी की? क्या कोई गाए बार और कोशिश की कि जनाब कश्मीरियों के साथ क्या हशर हो रहा है? दिन रात कश्मीर की वादियों में कश्मीरी भाइयों और बहनों का खून बह रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई है। तो जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूं और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हक है, वो हमारे भाई हैं। जनाब स्पीकर, काश भारत ये समझ लेता, और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप समझें कि दोनों अतराफ जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, जो बीमारी है, जो लोगों को दवाई नहीं मिलती, तालीम नहीं है, कारोबार नहीं है, मजदूरी नहीं है, क्यों हम इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करना चाहते हैं? आए कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें और दोनों अतराफ इन गुर्बत को ख़त्म करें, गुर्बत को मिटाएं, रोज़गार पैदा करें, तरक्की दें और खुशहाली लेके आएँ। और इसी तरह जनाब स्पीकर, हम फ़लस्तीन के भाइयों के लिए हम दिन रात उनकी हक़ खुद इरादियत, हक़ खुद मुख्तारी के लिए हम आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे, उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा, पाकिस्तान के मारूजी हालात के पेश नज़र कौम को तकसीम दर तकसीम से बचाना आज हमारा फ़र्ज़ है। हमें बिला ताख़ीर कौमी यकजहती की तरफ बढ़ना होगा और इख्तिलाफात की लकीर को ख़त्म करना होगा। और इकबाल ने कहा था, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। बैरून दरिया तो झाग हो जाती है, खौफनाक मौज दरिया में होती है। क्यों? यूनिटी, जिस तरह ये यूनिटी है, जिस तरह ये यूनिटी और पूरी कौम की यूनिटी के साथ ये मुमकिन है, इंशाअल्लाह ये होगा। जनाब स्पीकर, क्योंकि एक मुल्क सेंसस से बन सकता है मगर कौम कंसेंसस से बनती है। जनाब स्पीकर, मुल्क शाहराहों से बनता है मगर कौम नई सोच, नई फिक्र और नई राहों से बनता है। मैं इस हवाले से कहूँगा कि जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद के संगो खिच से होते नहीं जहां पैदा। कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।